नमस्कार, जय हिंद। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को बताएंगे और इनको बाद में इनको सिद्ध करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो यहाँ हम कितने टाइप्स के होते हैं चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनकी साइड्स के बारे में, वर्टिसेस के बारे में, एंगल्स के बारे में और डायगोनल्स के बारे में और पैरेलल साइड के बारे में और परपेंडिकुलर जो भी कोण बनते हैं उनके बारे में हम विस्तार से यहाँ समझाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज अर्थात चार असंरेखी बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति, उसे हम चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। यहाँ पर हमने जैसे चार बिंदु लिए, तो कोई भी हमने चार बिंदु लिए, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि कोई तीन बिंदु यहाँ संरेख नहीं होना चाहिए। संरेखी अर्थात एक ही लाइन में तीन बिंदु नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने असंरेख बिंदु लिए, मान लो ए बिंदु लिया, बी लिया, सी लिया और डी लिया। तो ये चार हमारे बिंदु हुए। तो ये संरेखी नहीं है, इनमें से दो बिंदु संरेखी हो सकते हैं लेकिन तीन बिंदु इसमें संरेखी नहीं है। तो इनको मिलाने से, तो ए को यदि हम बी से मिलाएं यहाँ और बी को हम सी से मिला दें इस तरह से, और सी को डी से मिला दें और डी को ए से मिला दें यहाँ, तो इस तरह से ये एक बंद आकृति हमें प्राप्त होती है। तो इसे ही हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि कितनी भुजाएं, यानी बिंदुओं से मिलाकर के ये भुजा या रेखाखंड बनता है। तो ए बी रेखाखंड और बी सी रेखाखंड और सी डी रेखाखंड और ए डी या डी ए रेखाखंड, तो ये चार भुजाएं अर्थात चार रेखाखंडों से मिलाकर के जो आकृति बनी है और जो बंद आकृति है, यानी खुली नहीं है, इस तरह से नहीं है कि यहाँ तक बनी खुली है, तो ये बंद आकृति, तो इसको हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे कि भुजाओं की संख्या चार हुई इसमें। चतुर्भुज यानी चतुर अर्थात चार और भुज यानी भुजाएं, तो चतुर्भुज वही होगा जिसमें चार भुजाएं होंगी। तो चार भुजाओं के अलावा इसमें हम देखेंगे कि ये ए बी सी डी ये हमारे वर्टेक्स हैं, और इन सबको मिलाकर के बोलेंगे तो उसे हम कहेंगे ए बी सी डी, ये चार वर्टिसेज हैं। वर्टिसेज, तो ये ए बी सी और डी, तो ये चार वर्टेक्स हैं या वर्टिसेज हैं, या इनको कहते हैं शीर्ष बिंदु, यानी शीर्ष है ये। तो चार इसमें शीर्ष हुए, चार इसमें साइड्स हुई यानी भुजाएं हुई, और चार ही इसमें कोण होंगे। और इसमें यदि हम विकर्ण डालेंगे तो इस प्रकार से हमें दो विकर्ण मिलेंगे। यानी कोई भी चतुर्भुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या दो ही होती है, उसमें तीन विकर्ण नहीं हो सकते। यानी इस तरह से अपोजिट साइड के जो शीर्ष मिलाएंगे तो उनको हम विकर्ण कहेंगे। तो ए सी को मिलाकर एक विकर्ण ये बना, इसको हम D1 बोल सकते हैं, और सी और बी और डी को मिलाकर एक विकर्ण हमारा ये बना। तो प्रत्येक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं और चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। इस प्रकार से हमारा चतुर्भुज बनता है। तो इसकी परिभाषा होगी कि चार भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो इस तरह का जो चतुर्भुज है, इसमें मान लो ये इस तरह से दी हुई है, इस तरह से, यानी कि इसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं है। ये सब अलग अलग टाइप की दी हुई है, तो इसमें कोई भी भुजा समांतर भुजा नहीं है। तो इस प्रकार का जो अनियमित चतुर्भुज है,
एक तरह से ये अनियमित चतुर्भुज है, यानी इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल इसको बोलेंगे, या इसे हम ट्रपेजियम भी बोल सकते हैं। जब दो भुजाएं, दो अपोजिट साइड की भुजाएं यदि समांतर हों उसे हम ट्रपेजॉइड कहते हैं। और जब दो भुजाएं बराबर दी हों और दो भुजाएं समांतर दी हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम आइसोसेल्स ट्रपेजॉइड भी कहते हैं। तो ट्रपेजियम में ही हमें दो प्रकार के मिल जाएंगे, ट्रपेजॉइड और आइसोसेल्स ट्रपेजॉइड, जिसमें सिर्फ दो भुजाएं समांतर हों तो उसे हम समलंब चतुर्भुज बोलेंगे। चारों भुजाओं में एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं समांतर हों तो उसे हम समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो समांतर समलंब और समांतर चतुर्भुज, इसे भी हमें ध्यान रखना है। अब समांतर चतुर्भुज आएगा तो समांतर चतुर्भुज में हमें उसके तीन फैमिली मेंबर मिलेंगे। तो उसमें एक होगा स्क्वायर, और दूसरा होगा हमारा रेक्टेंगल, और तीसरा होगा हमारा रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। तो वर्ग, आयत और समचतुर्भुज, ये हमें तीन जो पैरेललोग्राम है उसके अंतर्गत में मिलेंगे। तो उनकी कुछ न कुछ विशेषताएं एक दूसरे में मिलती हैं। तो यदि हम चार भुजाओं के आधार पर कहें तो जैसे हमारा एक आकृति हम लेते हैं इस तरह से, तो इसको हम चतुर्भुज की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अब भुजाएं तो इसमें भी 1 2 3 4 हैं, लेकिन हमें चतुर्भुज की जो मेन विशेषता है, यानी किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अर्थात 4 समकोण होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है। इसमें यदि हम निकालेंगे तो हमारा ये कोण और ये कोण और ये कोण और ये कोण, तो ये इस कोण को यदि हम थीटा कहें तो हमारा ये थीटा ये 180 से अधिक होगा। तो इस तरह ये चतुर्भुज की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करेगा, तो इसके कोण 360 अंश से अधिक हो जाएंगे। तो कोई भी कोण 180 अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, यानी प्रत्येक चतुर्भुज में ये कोण और ये कोण, तो ये एक तरह से एक ही भुजा पर एक ही ओर यानी आसन्न कोण बने, तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये हमारे 180 अंश होंगे। इसी प्रकार से यदि इसको और इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा, इसे और इसे जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। तो प्रत्येक चतुर्भुज में ये आसन कोण है तो उनका योग 180 अंश होना चाहिए। तो यहाँ एक ही कोण 180 अंश का या 180 अंश से अधिक हो रहा है, इसलिए इसे हम चतुर्भुज की श्रेणी में लेकर के नहीं चलेंगे। तो यहाँ ये हमारा जो चतुर्भुज की आकृति बनी है तो इसको हम कॉनकेव टाइप का बोलते हैं, और ये है इसको हम कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा ये, और ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो इसका हमें अध्ययन नहीं करना है क्योंकि ये हमारी इस परिभाषा के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो इसको हम छोड़ देंगे और हमें क्लास 9th में इसके आधारित ही अध्ययन करना है। तो अब हम यहाँ इनको वर्गीकृत करेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यानी चतुर्भुज के प्रकार। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब देखेंगे इनको कितने प्रकार के ये बनेंगे। तो सबसे पहला हम ले लेंगे यहाँ पैरेललोग्राम। और
और दूसरे प्रकार में हम लेंगे इसमें ट्रपेजॉइड। और तीसरे में हम ले सकते हैं आइसोसेल्स ट्रपेजॉइड। और चौथे में हम ले सकते हैं यहाँ इर्रेगुलर यानी ट्रपेजियम। और पांचवे में हम ले सकते हैं काइट। तो इसको हिंदी में बोलेंगे हम चतुर्भुज, और इसको बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज। और इसको बोलेंगे समलंब। और इसको बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और इसको बोलेंगे अनियमित चतुर्भुज। क्योंकि हम इन दोनों को भी ट्रपेजियम में ही रखते हैं, लेकिन इनको ट्रपेजॉइड बोलते हैं, इनको आइसोसेल ट्रपेजॉइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रपेजियम, जिसमें एक भी भुजा एक दूसरे के समांतर ना हो, सभी अलग अलग टाइप की दी हुई हो। और ये मिलेगा हमें काइट यानी कि पतंग, जैसा कि इसके नाम से हम समझ रहे हैं। तो ये हमें इतने प्रकार से मिलेंगे। तो इनको यदि हम पैरेललोग्राम को देखें तो हमारा ये पैरेललोग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये तो इसमें ये अपोजिट साइड्स हैं, ये एक दूसरे की समांतर होती हैं। तो ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर होगी, और ये दोनों बराबर भी होती हैं। जो भी अपोजिट साइड की समांतर भुजाएं होती हैं तो ये बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। अब इनके बारे में विस्तार से समझेंगे, अभी पहले इनको समझ लें। तो ट्रपेजॉइड समलंब, तो इसको हम बनाएंगे तो ये इस प्रकार से होता है। यानी कि ये तो समांतर होगी। समलंब यानी कि इनकी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इनकी लंबाई समान हो। तो सम यानी समान हो, लंब यानी लंबाई। तो ये लंबाई या ऊंचाई इनकी देखी जाए तो ये दोनों समांतर भुजाओं से समान ही होगी। तो इसलिए इसे समलंब या ट्रपेजॉइड भी कहते हैं। और जब ये समान हो लेकिन ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो इसे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे, यानी आइसोसेल्स ट्रपेजॉइड बोलेंगे। और जब कोई भुजा ऐसी दी हो, ये इतनी दी हो, ये इस तरह से दी हो और ये इस तरह से दी हो, या ये तो काइट बन गए, यानी कि ये इस तरह से दी हो और ये दी हो और ये दी हो और ये दी हो, तो इसमें ये समांतर नहीं है, ना ये एक दूसरे के समांतर है, तो सारी भुजाएं इसमें अनियमित हैं। तो इसको हम इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल या इरेगुलर ट्रपेजियम कहेंगे। और ये काइट के जैसा बनेगा, तो जैसे ये इस तरह से और एक हिस्सा हमारा ये इस तरह से बड़ा होगा। इसमें काइट में पूंछ लगा दें तो ये काइट बन जाएगी। तो ये भुजा और ये भुजा इसमें समान हो और ये भुजा इसके समान हो, यानी कि ये आसन्न भुजाएं समान हो। तो जैसे ये कोण बन रहा तो इसकी ये भुजा समान हो, ये कोण बन रहा तो ये भुजा समान हो। तो इस तरह से ये दो भुजाएं आपस में ये समान हो, लेकिन
ये समांतर नहीं है, इसमें कोई भी एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। तो इस तरह से मान लो ये विकर्ण डाल दें इधर और ये विकर्ण डाल दें, तो इस तरह से, तो इसमें हम ध्यान दें तो देखेंगे कि ये विकर्ण भी, ये विकर्ण यहाँ तो ये समान हो रहे लेकिन ये एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं कर रहे। तो ये विकर्ण तो ये इतना और इतना समान हो जाएगा लेकिन ये असमान है, कोई बड़ा है कोई कम है। तो ये भी हमारे 9th के सिलेबस में नहीं है, तो हमें इन सब से संबंधित अध्ययन करना है। तो अब यहाँ देखेंगे समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज यानी कि इसमें 4 भुजाएं हैं। तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं एवं बराबर होती हैं। तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी समांतर सी डी होगी और इसी प्रकार से ए डी समांतर होगी। तो ये समांतर होंगी और ये बराबर भी होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल होगी डी सी के और ए डी इक्वल होगी बी सी के। और इनके जो विकर्ण हैं तो इसमें 2 ये विकर्ण होंगे इस तरह से। तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं इस तरह से। मान लो ये O बिंदु है तो AO इक्वल OC होगा और OB इक्वल OD होगा। तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित भी करेंगे। और इसमें दूसरी जो विशेषता होगी तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे, जैसे कोण A और कोण C, तो कोण A इक्वल होगा कोण C के और कोण B इक्वल होगा कोण D के। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो विकर्ण हैं इनके, वे उन कोणों को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इनके सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल्स समान होते हैं और उनकी भुजाएं समांतर होती हैं अपोजिट साइड्स, और भुजाएं जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं। तो ये इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज की ये विशेषताएं होती हैं। अब हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज को। तो समलंब चतुर्भुज यानी कि जिसकी भुजाओं का एक युग्म, 4 भुजाओं में से भुजाओं का एक युग्म अर्थात 2 भुजाएं समांतर हों, एक दूसरे के समांतर हों, यानी कि उनकी दूरी समान हो, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज भी कहेंगे। लेकिन वो समलंब होगा। भुजाएं तो समांतर हैं लेकिन अन्य 2 भुजाएं ये समांतर नहीं है, ये असमांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें भी हम विकर्ण, यहाँ 2 विकर्ण इसमें भी मिल सकते हैं इस तरह से। तो इसके विकर्ण समद्विभाजित एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो इसमें ए बी सी और डी, और यदि हम जब हल करना होता है कोई गणितीय प्रश्नों को तो इसे हम ऊंचाई नाम दे देते हैं, यानी इसकी लंबाई हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, वो इसे ई बोलेंगे। तो इनमें कोण ए और कोण बी, यदि 2 कोणों का योग, एक ही भुजा पर स्थित 2 कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हर चतुर्भुज में होगा। तो कोण बी कोण सी इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा, कोण सी कोण डी इन दोनों का योग भी 180 अंश होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये चतुर्भुज की विशेषता होगी। अब इसमें जो दूसरे प्रकार का ट्रेपेजॉइड है तो उसमें देखेंगे कि ए बी सी और डी, तो इसमें ये भुजाएं इनकी समांतर हैं, लेकिन जो असमांतर भुजाएं हैं वे दोनों इक्वल हैं, यानी ये भुजा इसकी इक्वल है। तो ए बी समांतर यहाँ सी डी दी है और ए डी ये इक्वल बी सी की और ए डी इक्वल बी सी दी हुई है। तो ऐसा चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है।
अब देखेंगे ये अनियमित रूप का, तो इसमें भी हम दो विकर्ण यहाँ खींच सकते हैं, तो दो विकर्ण इसमें भी होंगे, इसकी भी विशेषता यही होगी। और इनके ये सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे, ये अलग अलग प्रकार के होंगे। अब देखेंगे इसमें, तो इसमें भी हम विकर्ण इस तरह से डाल सकते हैं, इस तरह से विकर्ण डाल सकते हैं। तो ये चतुर्भुज अनियमित रूप से होता है, न इसकी कोई भुजा समान होती है और न कोई भुजाएं असमांतर या समांतर होती हैं। असमांतर तो सभी होंगी, लेकिन कोई दो भुजाएं समांतर नहीं होती। पतंग है तो इसमें भी भुजाएं समांतर नहीं होंगी, और इसमें जो आसन भुजाएं हैं वह भुजाएं इक्वल होंगी, यानी ये भुजा इसके इक्वल होगी, ये भुजा इसके इक्वल होगी। तो इसे हम कहते हैं काइट क्वाड्रिलेटरल। अब देखेंगे हम इसके अंतर्गत कौन कौन से चतुर्भुज आएंगे और उनको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो इसको हमने अभी समझा है, इसका हम नाम देंगे ए बी सी और डी, और इसके हम विकर्ण भी यहाँ बना देंगे। तो ये दोनों विकर्ण हुए। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों से जो बने त्रिभुज हैं वे सर्वांग सम होते हैं। अर्थात AC विकर्ण से जो दो त्रिभुज बनेंगे कि ADC और ABC, तो ये विकर्ण दोनों सर्वांग सम होते हैं। इनको हम सिद्ध करना होगा, तो ये हमें सर्वांग सम मिलेंगे। तो अभी इस प्रॉपर्टी को हमें याद रखना है। यदि इस विकर्ण को लेंगे तो हमें BCD और ABD ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम मिलेंगे। और इसमें समझ चुके हम कि ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जैसे O बिंदु से। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, और इनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं, और सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये इसकी विशेषताएं होंगी। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे यहाँ, तो हमें ये मिलेंगे इसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें से हम एक को नाम देंगे यहाँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। और हम दूसरे को यहाँ नाम देंगे स्क्वायर, यानी स्क्वायर। और तीसरा हम उसको नाम देंगे रोम्बस। तो इसको हम सभी जानते हैं रेक्टेंगल को, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आयत, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, और रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही हमें ये 3 मिलते हैं, क्योंकि ये तीनों समांतर भी कहे जाते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज होंगे। जैसे हम आयत को लेंगे तो ये हमारा आयत बनेगा इस तरह से। और स्क्वायर बनेगा ये हमारा। और समचतुर्भुज बनेगा तो इनका यदि नामकरण करेंगे तो इसको हम A बोल देंगे, इसको B, और इसको C, और इसको D। इसी प्रकार से इसको A B C D।
तो इनके क्रम को हमें ध्यान रखना है। हम इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी इस प्रकार से नहीं कह सकते, ये गलत हो जाएगा। तो हमें इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में, या उसके विपरीत दक्षिणावर्त या वामावर्त, जो भी एक क्रम से ही इनका नामकरण करना है। तो इसी प्रकार से हम इसको लेंगे ए, बी, सी, डी। हम यहाँ से भी ले सकते थे ए, बी, सी, डी या ए, बी, सी, डी इस तरह से। तो ये हमारे हुए आयत। अब इनके हम विकर्ण भी बना देंगे यहाँ, और समचतुर्भुज। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इन सब में अध्ययन करना पड़ रहा है, उनकी क्या क्या नाम है, उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि हमें मिल रहा है साइड यानी भुजाएं, और हमें मिल रहा है एंगल्स यानी कोण, और मिलेगी वर्टिसेज यानी कि शीर्ष, और मिलेगी डायगोनल यानी विकर्ण, और हमें क्या मिलेगा इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो पैरेलल लाइंस या साइड्स, तो ये समांतर भुजाएं इसको बोलेंगे, और इसे बोलेंगे लंब, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो पैरेलल को हम इस तरह से भी इंगित करते हैं, ये दो तिरछी रेखाओं से, और परपेंडिकुलर को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और विकर्ण हमारे इस तरह से होते हैं, यानी दोनों ये कोने होते हैं जो उनको मिलाते हैं, विकर्ण होते हैं इस तरह से और इस तरह से, और वर्टिसेस जो शीर्ष होते हैं, बिंदु, शीर्ष बिंदु होगी। एंगल हमारा ये कोण इस तरह से होगा, कौन सा कोण बनेगा। साइड से भुजाएं हैं वो इस तरह से भी होंगी, इस तरह से भी होंगी। तो इन्हें भी हमें ध्यान रखना है शब्दावली के तौर पर। तो अब देखेंगे हम यहाँ रेक्टेंगल को। तो रेक्टेंगल, जैसे हमने समांतर चतुर्भुज कहा, तो समांतर चतुर्भुज की लगभग सभी विशेषताएं इसमें भी मिलती हैं, यानी कि इसमें भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, और इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनके भी सम्मुख कोण समान होते हैं, और ये कोण समान होगा, ये कोण समान होगा। जबकि इसमें अंतर ये होगा कि इसके कोण समान होंगे सम्मुख, लेकिन सम्मुख कोणों का युग्म अलग अलग होगा, और इसमें चारों कोण इसके समान होंगे, यानी चारों कोण इसके 90 अंश के बनेंगे, यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा रेक्टेंगल में। यही इसमें और इसमें विशेष अंतर होता है। और भुजाएं भी इसमें सम्मुख भुजाएं होंगी, समांतर चतुर्भुज में समान होंगी, तो ये रेक्टेंगल में भी सम्मुख भुजाएं ये समान होती हैं, समांतर भी होती हैं और समान भी होती हैं। ये दोनों की विशेषताएं। सिर्फ अंतर इसमें ये है कि इसके सम्मुख कोण समान होते हैं और इसके भी सम्मुख कोण समान होते हैं, लेकिन आयत में या रेक्टेंगल में सभी कोण होंगे, तो उनमें से प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, और इसमें 90 अंश का कोण नहीं होगा। तो यही इसका एक विशेष अंतर है। और दूसरा पॉइंट है इसमें जो खास अंतर है, इसके जो विकर्ण हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, वो समान या बराबर नहीं होते, और रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण समान होते हैं। तो इसमें ये ए बी
ए सी इक्वल होगा बी डी के, ये, और ये कोण बनेंगे 90 90 अंश के साथ, तो ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा। लेकिन इसमें विकर्ण समान, इसमें विकर्ण समान नहीं, समद्विभाजित इसमें भी करेंगे, समद्विभाजित एक दूसरे को इसमें भी करेंगे। तो दो मूल अंतर इसमें है कि इसका प्रत्येक कोण आयत का 90 अंश का होता है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है, इनको ही हमें याद। अब देखेंगे हम वर्ग। तो प्रत्येक, अब यहाँ एक पॉइंट हम और बोल सकते हैं कि प्रत्येक आयत समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। ये ऐसे प्रश्न हमें कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब वर्ग यानी स्क्वायर को देखेंगे, तो स्क्वायर में भी और इसमें ये तीनों से तुलना करें तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। इसके विकर्ण बराबर होते हैं और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, ये इसका एक अंतर होगा। और इसमें भी 90 अंश का कोण बनेगा, लेकिन इसमें 90 का प्रत्येक कोण नहीं बनेगा। लेकिन आयत से यदि तुलना की जाए तो आयत में भी 90 अंश का कोण होगा और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। इसकी भी सम्मुख भुजाएं समान होंगी, इसकी भी सम्मुख भुजाएं समान होंगी, इसकी भी समांतर होंगी, इसकी भी समांतर होंगी, इसके विकर्ण बराबर होंगे, इसके विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन एक अंतर होगा कि वर्ग के विकर्ण ये 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि यहाँ ये प्रत्येक कोण यहाँ ये 90 90 अंश का बनाएंगे। कहने का आशय कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, तो यहाँ इन दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर, तो यहाँ ए बी इक्वल हम बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, यानी चारों भुजाएं इसमें बराबर होंगी। और इसमें चारों नहीं होंगी बराबर, ए सी बराबर होगी, यानी ए बी बराबर होगी सी डी के और ए डी बराबर होगी बी सी के। तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और इसी प्रकार इसमें भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब देखेंगे हम रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की भी तुलना हम इन सबसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे हमने वर्ग से तुलना की तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो समचतुर्भुज रोम्बस की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। इनके विकर्ण समान होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं होते। ये इसका एक विशेष अंतर है कि स्क्वायर के विकर्ण समान होते हैं, इसके विकर्ण समान नहीं होते। यहाँ आकृति से देखेंगे तो ये देखो, ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, लेकिन इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके भी विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं। यानी कि यहाँ ये कोण 90 अंश का ये बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, और भुजाएं ये चारों समान होंगी। और देखेंगे इसमें अंतर कि इसमें और इसमें एक तो मूल अंतर विकर्ण का हुआ कि इसके विकर्ण समान होते हैं, लेकिन इसके विकर्ण समान नहीं होते। और फिर देखेंगे कि इसमें जो भुजाएं हैं उन दो के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण। लेकिन यहाँ दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण नहीं बनता है रोम्बस में। तो ये इनके दो खास अंतर होंगे। तो इस प्रकार से आयत, वर्ग और समचतुर्भुज। तो कहने का आशय है कि वर्ग, समचतुर्भुज
और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ कि AC बराबर होंगे BD, और इसमें लिखेंगे हम कि भुजाएं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये तो बराबर होंगे, लेकिन विकर्ण AC बराबर नहीं होगा BD के, ये इसमें अंतर होगा। अब यहाँ प्रॉपर्टीज को हम लिखेंगे। तो इस चैप्टर में हमें 8.1 से लेकर के 8.8 तक यानी कि हमें थ्योरम या प्रमेय मिलेगी, यानी 8 मुख्य प्रमेय होंगी और 2 हमारी उप प्रमेय इसमें दी गई है जो कि त्रिभुज से संबंधित है। तो उनको हम यहाँ चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे। और प्रॉपर्टी जो हैं, जो भी प्रमेय हैं, उन्हें हम यहाँ समझा चुके हैं जो कि हमारे चतुर्भुजों से संबंधित थी। तो जो 8.1 यहाँ उप प्रमेय है, तो इसके अंतर्गत कोई त्रिभुज में, यानी किसी भी त्रिभुज में, मान लो ABC ये त्रिभुज है, तो 2 भुजाएं, यानी एक भुजा AB ली और एक AC ली, तो 2 भुजाओं का मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु D लिया और AC का मध्य बिंदु E लिया। तो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसे हम मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो ये DE रेखा है, तो ये BC की यानी तीसरी भुजा की आधी भी होती है। तो त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E और D को E से मिलाएंगे तो ये रेखा तीसरी भुजा यानी BC के समांतर होती है और BC की आधी होती है, यानी 8.2 उप प्रमेय। ये प्रमेय यानी कि ठीक इसके विपरीत, इसको हम यहाँ लिखेंगे, यानी किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी, इसको दूसरी बोल दें, तो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात AE इक्वल EC। तो यहाँ देखेंगे जी AE इक्वल EC ये होगा, और ये BC समांतर D है, तो इसका आशय होगा कि E भी इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो ये दोनों प्रमेय हैं एक दूसरे के विलोम, इनको ध्यान रखना है। तो अब हम यहाँ 8.1 से लेकर के 8.8 तक की जो प्रमेय हमें दी गई हैं इसमें, उनको यहाँ लिखेंगे और साथ ही जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो समझाई हैं उनको भी यहाँ लिखेंगे। तो इनको आप नोट करेंगे। तो यहाँ पर 8.1 प्रमेय है जिसके अंतर्गत किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये हम आपको समझा चुके हैं। और प्रमेय 8.2 के रूप में हमें दिया गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और 8.3 के नाम से प्रमेय जानी जाती है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म यदि बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। और प्रमेय 8.4 के रूप में किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और प्रमेय 8.5 के रूप में किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म यदि बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। प्रमेय 8.6 में किसी समांतर चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की विकर्ण हैं
या वर्ग के विकर्ण हैं या आयत के विकर्ण हैं या समचतुर्भुज के विकर्ण हैं, ये सभी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब प्रमेय 8.7 में किसी चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब प्रमेय 8.8 के रूप में दिया हुआ है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एवं समांतर हो। तो कोई एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो जब बराबर और समांतर एक युग्म होगा तो स्वाभाविक रूप से दूसरा युग्म भी समांतर और बराबर ही होगा। अब यहाँ पर हम एक विशेष बात आपको बताएंगे कि हम चतुर्भुज या त्रिभुज, तो उनमें कैसे जानेंगे कि इनके कोणों का योग कितना होता है। तो इसके लिए हमें एक सूत्र प्राप्त होता है कि कोई भी त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, यानी भुजाओं की संख्या, तो हम यहाँ देखेंगे 180 अंश इंटू भुजाओं की संख्या, और इसमें से हम -2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें कोणों का योग मिल जाएगा। कोणों का योग, जैसे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो हमसे यदि पूछा जाए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो कितना होगा यहाँ, तो 180 और कर देंगे भुजाओं की संख्या, नहीं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 और -2 इनको हल कर देंगे तो 180 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएंगे 360 डिग्री। इसी प्रकार से हम यदि पंचभुज है तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें लिख देंगे 180 इंटू पंचभुज है तो यहाँ 5 - 2 यानी कि 180 इंटू 3, तो यहाँ हो जाएगा 540 डिग्री। और त्रिभुज को यदि लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम भली भांति जानते हैं कि 180 अंश होता है, तो यहाँ 180 हम यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे तो त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं की संख्या होगी -2, तो यहाँ हो जाएंगे 180 इंटू 1 यानी कि 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टी है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है जो हमें पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो इसको हम आपको संक्षेप में बताएंगे, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कि मान लो ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज लेते हैं जैसे, तो इस तरह से सब, तो इन चारों कोणों का योग इसमें 360 अंश बताना है, ABCD। तो अब हम देखेंगे कि इसमें विकर्ण AC ले लेंगे, तो इसमें विकर्ण AC हम लेंगे, या हम BD इस तरह से ले सकते थे। तो चूंकि हम जानते हैं कि ये त्रिभुज बन रहा इधर और एक त्रिभुज हमें ये इधर बन रहा, यानी त्रिभुज AC या ADC बोले ऐसे, और एक त्रिभुज हमारा बनेगा ABC, तो ADC और ABC। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 अंश कर देंगे और इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा, और हमारे 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो हमें ये चारों कोणों का योग 360 अंश प्राप्त हो जाएगा। बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। आपको समझ में आया है, और ये क्वाड्रिलेटरल पर आपको जो इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।